हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल स्कॉलर। पार्ट 8 है हमारी बीएनएस सीरीज का। पहले हम लोग ने देखा 14 बीएनएस, सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 और बीएनएस। अब हम लोग देखेंगे 15, 16 एंड 17। संगीता की अगर प्लेलिस्ट आप लोग ने नहीं एक्सेस करी है तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर, ताकि आपको पहले की वीडियो का रेफरेंस वहां से मिल जाए। लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इस सेक्शन सब क्लॉज 15 में हमें दो डेफिनेशन देखने को मिलती है, इलीगल और एक लीगली बाउंड टू डू। तो पहले देखते हैं इलीगल क्या होता है। द वर्ड illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action। ठीक है, जैसा कि बेयर एक्ट की डेफिनेशन में हमें बताया गया है, इलीगल का अर्थ है कोई भी चीज करना जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, मतलब जिसको स्टैट्यूट में जिसकी पनिशमेंट दी गई है, अगर हम करते हैं तो वो इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा। और सेकंड, लीगली बाउंड टू डू विच मीन्स what whichever is legal in him to omit, मतलब जिसका ओमिशन करना भी हमारे लिए दंडनीय अपराध हो सकता है, उसको हम लीगली बाउंड टू डू परिभाषा में डालते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसको अपनी ड्यूटी दी गई है कि तुम्हें भैया ये काम करना है, और वो उस ड्यूटी से वो ओमिट कर जाता है, तो ये भी एक तरीके से लीगल बाउंड टू डू की परिभाषा में आएगा, और पनिशमेंट भी हो सकती है जो में दी गई हो। तो उसका ओरिजिन पहले हम लोग को आईपीसी में देखने को मिलता था, ये सेक्शन 43 में। फिर अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है हमारा 2023 के बाद से, तो ये अब हम लोग को ये डेफिनेशन देखने को मिलती है सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 के अंतर्गत। तो और चलिए और डीप में देख लेते हैं अपने इस डेफिनेशन को हम लोग। तो इसमें हमारे बेयर एक्ट की डेफिनेशंस को पॉइंट्स में तोड़ के बताया गया है। जैसे एक्ट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, एन एक्ट हैज बीन डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर बीएनएस। तो जैसा कि बताया, जो कि स्टैट्यूट्स में हमारे विजन दिए गए थे, जैसे मर्डर है, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, अगर करा जाता है तो वो सब इलीगल की परिभाषा में आता है। और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो भी लॉ नहीं इंटरटेन करेगा, जो भी चीज़ें लॉ इंटरटेन नहीं करेगा, वो सब प्रोहिबिटेड बाय लॉ कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिससे क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी दोनों बने। जैसे सिविल लायबिलिटी मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच टॉर्टियस लायबिलिटी हो गई, ये सब करना जैसे इलीगल की परिभाषा में आ जाता है। ये लॉ हमारा टॉलरेट नहीं करेगा सीधी भाषा में। और ओमिशन की बात करें, जो किसी लीगल ड्यूटी बाय स्टैट्यूट और बाय एनी लीगल पोजीशन करने से ओमिट कर जाएगा वो, तब भी इस परिभाषा में वो आएगा। तो ओमिशन भी एक तरीके से ऑफेंस बन जाता है। जैसे आपको पुलिस वाले का एग्जांपल दिया था हमने। सो लेट्स गो फर्दर। व्हाट इसमें और डिटेल में बताया गया, व्हाट लीगली बाउंड टू डू मींस अर्निंग चाइल्ड इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू सपोर्ट देयर एल्डर पेरेंट्स। हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन नॉन अर्निंग वाइफ। देखिए, जो ड्यूटीज हमारी सिचुएशन के अनुसार बना दी जाती हैं कि हमारा क्या रिलेशन है। जैसे पेरेंट्स शुड रिसीव शेल्टर, एजुकेशन एंड फूड टू द चाइल्ड, एंड हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ। ये सब ड्यूटी स्टैट्यूट में भला ही ना दी गई हो, लेकिन ये सब लीगल अप्लीकेशन इम्पोज कर देते हैं हमारे सिचुएशन के थ्रू। राइट्स और नॉट। तो अब तक तो हम देख रहे थे कि जो क्या क्या एक्ट इलीगल हैं स्टैट्यूट में, ऐसे भी एक्ट देख लेते जो कि इलीगल ना हो। जैसे मॉरल वैल्यूज हो गई हमारी, जैसे किताब गई उसके पैर नहीं छुए, जैसे कोई इसी पर्पज से कोई काम करना तो नहीं किया। करना बिल्कुल आपके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, आप करें चाहे ना करें, ये आपका लीगल एप्लीकेशन नहीं रेस होता है। देयर इज नो लीगल एप्लीकेशन टू गिव अलार्म्स punishable and does not fall under the definition of an offense। जैसे यहाँ कोई भी कानून नहीं बनाया गया है
नो लीगल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिफ्यूजल एप्रोप्रिएट। जो कि मॉरल वैल्यूज होती हैं, अगर आप करो या मन हो ना करो तो उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं रेस करेगा। जैसे कोई आदमी भूखा बैठा है मंदिर के बाहर, आपका मन करा उसको दे दिया पैसा, मन करा नहीं दिया कुछ खाने को। ये truly depends upon your discretion and it doesn't raise any legal obligation on you, whether you did it or you avoid doing it. तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग दोनों के लिए सेक्शन। सिविल रॉन्ग जैसे पता है टॉर्टिस लाइबिलिटी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्रिमिनल रॉन्ग में जो जो पनिशमेंट स्टैट्यूट में दी गई हैं हिसाब से होगा। तो आगे फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। भला ये टर्म लगते सिमिलर हैं सुनने में, लेकिन जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो इसके काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे हो गया ऑफेंस इज एक्ट दैट कंसर्न मॉरली एंड सोशल रॉन्ग एंड आल्सो रिटन इनटू लॉ देयरफॉर पनिशेबल बाय लीगल सिस्टम। तो ठीक है, ऑफेंस ऐसे किसी को कहते हैं जो कि मॉरली और सोशली दोनों रॉन्ग है और जिसको स्टैट्यूट में हमारे पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गया है। जैसे इसमें चैरिटी वाला एग्जाम्पल हमारा भूखे इंसान को खाना देना, और जो स्टैट्यूट में पनिशमेंट लिखी है वो दोनों इसमें कवर हो जाएंगी। अब जैसे सेंडिंग ऑब्ससेन मैसेजेस, डिस्प्लेइंग वल्गर इमेजेस, सब इसकी सब हमारे स्टैट्यूट में दिए गए हैं, डायरेक्टली ऑफेंस की परिभाषा में आ जाएंगे। पनिशमेंट भी इसके थ्रू हम किसी को दे पाएंगे। ऑफेंस इज अ शॉर्टर टर्म एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइम, crime is a broader concept. It includes moral, social wrong, even if it is not codified by punishment. देख रहे थे कि हम लोग को स्टैट्यूट में क्या होगा मतलब, तो इसमें जरूरी नहीं कि स्टैट्यूट में पनिशमेंट दी हो हम लोगों को। हम लोग ऐसे भी उसको टाइम बता सकते हैं। जैसे अब किसी लड़के के साथ, तो ये कहीं का हमें लीगल तो कहीं नहीं स्टैट्यूट देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत तो ये भी माना जाएगा। तो देयरफॉर ये क्राइम की परिभाषा में आ जाएगा। क्राइम इज अ ब्रॉडर टर्म एंड ऑफेंस इज अ शॉर्टर टर्म। कह सकते हैं कि सारे ऑफेंसेस क्राइम होते हैं लेकिन सारे क्राइम ऑफेंसेस नहीं होते हैं। तो समझी समराइज कर लेते हैं इसको हम। ऑफेंस अ क्राइम दैट इज रिटन इन लॉ एंड इज पनिशेबल, जो कि कानून में लिखा गया है और पनिशबल भी है, ऑफेंस हो गया। और क्राइम एक ब्रॉडर कैटेगरी इंक्लूड्स मॉरल रॉन्ग्स, और इसमें रिटन लॉ का कोई महत्व नहीं होता है। अगर सामने वाली चीज गलत दिख रही है तो वो क्राइम की परिभाषा में आ जाएगी, भले ही उसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी गई हो। दैट्स डिफरेंट एस्पेक्ट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन टू सब क्लॉज 16। तो हमारी नई डेफिनेशन से पहले क्या हो गया, तो हमारे जो नई डेफिनेशन है वो है जज की। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियल। जज में आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो इसके काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है हमको। जैसे जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली designated as judge and include a person who is empowered by law to give any legal proceedings or criminal a judge or a judgment appealed against would be a definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of person which body of person is empowered by law to give such judgment। तो ठीक है, इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन यही समझेंगे हम लोग कि जज जो कि ऑथराइज्ड है प्रोसीडिंग्स में अपने जजमेंट देने के लिए। जजमेंट अगर अपील में नहीं गया तो वही जजमेंट। अब पहले ये सेक्शन हम लोग को देखने को सेक्शन 19 आईपीसी में मिलता था, जो कि अब हम लोग को देखने को मिलता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 में।
अब हु इज कंसिडर्ड एज जज? अब जज के कैटेगरीज में आ जाती हैं, एक तो हो जाती हैं ऑफिशियली जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, सेशन जज, फैमिली जज। और एक जो लीगली एम्पावर्ड पर्सन्स, अदर पर्सन्स होते हैं जो इनके सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, जो फाइनल जजमेंट डिलीवर करते हैं अगर अपील में नहीं गया। और सिविल क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स की बात इसमें हो रही है। एंड सच जजमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को ले जाते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, वेदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, देन ही विल बी अ जज। उसको इसी डेफिनेशन के अंदर जज माना जाएगा और जिसका डिसीजन अपील में नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को भी जज माना जाता है जो कि लीगली ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड बाय लॉ है जजमेंट देने के। रिमूव। अब पहले जब सेक्शन 19 हम लोग आईपीसी का पढ़ते थे, पहले यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं जिनको अभी सिर्फ मजिस्ट्रेट से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले हम लोग को देखने को मिलता था कलेक्टर, आर्बिट्रेटर, पंचायत मेंबर, इन तीनों को जज माना गया था पुराने आईपीसी में अपने, और खाली एक मजिस्ट्रेट वर्ड रिप्लेस कर दिया गया है, इसको खाली मजिस्ट्रेट को ही जज माना गया है सेक्शन के अकॉर्डिंग, और इन तीनों को हटा दिया गया है। तो लीगल इम्प्लीकेशन ये बना, सिंस illustration has been reduced, I have now be ambitious regarding roles like arbitrator, they require further like judicial interpretation और legislative character। तो इनको, इनका रोल काफी बड़ा माना गया सेक्शन के। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 17, विच मीन्स लाइफ। डायरेक्ट रीड करते हैं, लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ का मतलब है, लाइफ मतलब किसी इंसान की लाइफ। यहाँ पे सेक्शन 45 आईपीसी पहले देखने को मिलता था, अब ये हो गया है सेक्शन 3 में। मीनिंग ऑफ लाइफ, द लाइफ इंडिकेट्स ओनली द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड नो अदर एनिमल्स। यहाँ हम जब लाइफ की बात करेंगे इस एक्ट में, तो हमेशा लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ से होगा, ना कि किसी पशु पक्षी की लाइफ से, ना ही किसी चिड़िया की, ना ही किसी नॉन ह्यूमन की लाइफ मानी जाएगी। मतलब जब भी लाइफ की बात करेंगे तो उसी को ह्यूमन बीइंग की लाइफ होगा उसका। तो आपको लेक्चर आज का पसंद आएगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 18, 19, 20। So if you have not yet, then hit subscribe button and hit bell icon also so that you would not left any further notification of the series. Thank you.